Hello everyone. So again, welcome you all. And in this video, I'm going to cover IR of October month. एंड एज़ यू नो कि हम लोगों ने नवंबर मंथ का कवर कर लिया है एंड काफ़ी कंफर्टेबली बहुत कम टाइम में हम लोगों ने कवर किया था. सो इसको ही इसी तरह से कवर करते हैं. एंड वेरी सुन आई एम कमिंग विद द PT 365 ऑफ दिस विजन मंथली मैगजीन. तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट. यू नो कि हम लोग कैसे इसको डिस्कस करते हैं. तो देखो, सबसे पहले इसमें हमारा क्या है, IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़. तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए तो यहाँ पे मिलेगा, बट हमारा एग्जाम पॉइंट से कितना है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं. सो देखो, थोड़ा सा अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं तो राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ किस कारण से, किस कंटेक्स्ट में हो सकता है. तो देखो, अगर हम लोग ध्यान दें तो जो अमेरिका था वो H1B वीज़ा को लेकर के काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि नहीं, हम लोग इंडिया को नहीं देंगे, डिनाई कर देंगे. बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे. किसका कहना होता है? ट्रम्प का कहना होता है. यू नो वेरी वेल कि किस तरह से ये भी चल रहा है इसका. तो उसी के कंटेक्स्ट में था कि राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़. वो चाहता था कि जो देखो, एक होता है इमिग्रेशन होता है, एक होता है रिफ्यूजीज. ठीक है, तो एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ कोल्ड नोज इज़ वाटरिंग, तो जस्ट मैनेज इट. तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर अगर हम लोग बात करते हैं, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है रिफ्यूजी. इसमें दो रीजन्स होते हैं, इसमें दो कंटेक्स्ट अलग अलग होते हैं. इमिग्रेशन में क्या होता है कि जो कुछ सिटीजन्स होते हैं, जो कुछ पीपल्स होते हैं, वो एक कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाते हैं और इस पर्पज़ से जाते हैं कि उनका एजुकेशन हो, बेसिकली अपना बेसिक डेवलपमेंट के लिए जाते हैं. एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या फिर वो वहाँ पे अपने ऑक्यूपेशंस को लेकर के. ठीक है. और रिफ्यूजीज होता है कि किसी कंट्री से वहाँ से आए हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ उनको थ्रेट होता है किसी कारण से, ठीक है, अपने कंट्री में. तो वो चीज़ होता है, वो दूसरे कंट्री में जा कर के स्टे करते हैं, तो रिफ्यूजी होता है. जैसे यहाँ पे हमारा कंट्री में क्या है कि रिफ्यूजीज़ आपको देखने को मिलेंगे जो रोहिंग्या होते हैं. ठीक है, रोहिंग्या जो हैं आपको, जैसे अभी भी कन्फ्यूज़न ये होता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी होते हैं. नहीं, रोहिंग्या होते हैं वो म्यांमार से आए हुए हैं. ठीक है, वो कैसे आते हैं? म्यांमार से आ करके आपको म्यांमार से बांग्लादेश के थ्रू वो इंडिया में, जो इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट हैं लाइक बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल. ठीक है, इस स्टेट में जो है स्टे कर जाते हैं. ठीक है, तो वो रोहिंग्या होता है. और भी अलग अलग स्टेट में हमारे आते हैं इंडिया में. ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से भगाए हुए होते हैं. इनको यहाँ पे राइट नहीं देती है गवर्नमेंट जो म्यांमार की है. और वहाँ का जो आपको पता है कि हुंडा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, बेसिकली वो आर्मी वहाँ की. तो वो चीज़ यहाँ से बेसिकली वो चीज़ होता है. इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी दो डिफरेंस होता है, इस तरह से आप समझ सकते हो. तो ये चीज़ है एंड उसी कंटेक्स्ट में था. तो जब अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर जा करके तो आपको पता चलेगा क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं. फिर देखो, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, जो कि स्ट्रेटजिक सेटिंग ऑफ टाइज इंडिया अफगानिस्तान के लेकर के. इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस में अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी ह्यूमनिटेरियन ऐड देता है इंडिया. वहाँ पे कुछ इनका एक बेसिक डेवलपमेंट है इंडिया का ये अफ़गानिस्तान में. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम लोग बात करते हैं तो एक आपको ईरान से कनेक्ट करते, सॉरी, एक जो पोर्ट है, ठीक है, हाँ बेसिकली सही है, चाबहार पोर्ट जो ईरान का है, उसको कनेक्ट करती है एक अफ़गानिस्तान का जो देलाराम हाईवे करके है. ठीक है, देलाराम हाईवे प्रोजेक्ट. ठीक है, इस तरह से हो गया. फिर वहाँ पे एक सलमा डैम है, ठीक है, इंडिया का ही बनाया हुआ. तो इस तरह से जो है वहाँ पे एक बेसिक डेवलपमेंट के लिए देखने को मिलता है. ठीक है, क्योंकि हमारा अगर कोई स्टेट, नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे अगर अनरेस्ट देखने को मिलता है तो उसका ओवरऑल जो है इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे भी आता है. इस कारण से आप देखने को भी मिलता होगा ना कि यार, जो इंडिया है वो काफ़ी अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कंट्री को इतना करोड़ का एड दे रहा है, यहाँ पे ये डेवलपमेंट कर रहा है. क्या ये सब ज़रूरी था? उसका उसका जितने भी पैसे थे, जितना पैसा वहाँ पे दूसरे कंट्री में खर्चा कर रहा है इंडिया, उतना यहाँ पे हमारा कंट्री के लिए कर देता. तो ऐसा नहीं होता है. इंटरनेशनल रिलेशन में यही खास बातें होती हैं. इसी कारण से आप देखोगे कि तो भूटान हो गया, वहाँ पे अलग ही हमेशा नहीं ज़रूरत है फिर भी एड देते रहता है, नेपाल को प्रोवाइड करते रहता है. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक रिलेशंस मेंटेन किया रहता है. ठीक है, नहीं तो फिर जो अदर कंट्री होते हैं, जो हमारे इनेमी कंट्री हैं लाइक पाकिस्तान हो गए या फिर चाइना हो गए, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा एंड कहीं ना कहीं हमारे जो डेवलपमेंट है उनको इम्पेक्ट कर देगा और हमारा इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट होगा. दैट इज़ वाई जो इनका रिलेशंस होता है अदर कंट्री के साथ, ये देखने को मिलता है. ओके, देन अब हम लोग देखते हैं इंडिया रशिया रिलेशंस. तो इनका तो कहना ही नहीं, यू नो वेरी वेल की स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं, प्लस में डिफेंस को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के कुछ इनका काफ़ी हमेशा से चलते आता है. तो यू नो वेरी वेल, गाज़ा पीस समिट ये न्यूज़ में क्यों था, इसको हम लोग देखेंगे.
इस पे जो था ना बेसिकली इजराइल, वो अभी इस पे बेसिकली इस पे मतलब एग्री किया था, ठीक है, इस कारण से ये न्यूज़ में था। फिर एक होता है टेपा, ये काफ़ी न्यूज़ में है और इसका इसका इस बार चांसेस है पूछने का, ठीक है। इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कुछ न्यूज इन शॉर्ट्स हैं लाइक इंडिया एशियन रिलेशनशिप, जो कुछ समिट होते हैं, इंडिया यूनाइटेड किंगडम यूके का। फिर न्यू स्ट्रेटजिक यू इंडिया एजेंडा क्या है, इंडिया मंगोलिया, ठीक है। तो ये सारे अलग जो कंट्री है ये है। एक और देखो PMDA है, देखा, ठीक है, प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। फिर उसी तरह से इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड एरिया एंड कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ रहा। तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ये पूरा ओवरव्यू था, ठीक है, जहाँ से एक हमारा बेस बनता है एंड कैसे इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो लेट मी डिस्कस वन बाय वन। तो देखो ये रहा इन, एक सेकेंड ना, ओके। ये क्या है, राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़। तो रिसेंट न्यूज़ में ये देखने को मिला, यहाँ पे देख लोगे कि इट हैज़ बीन स्ट्राइकिंग सर्ज इन एंटी इमिग्रेशन रिटोरिक प्रोटेस्ट पॉलिसीज़ वर्ल्ड वाइड फ्रॉम द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज टू पार्ट ऑफ द एशिया। तो यहाँ पे क्या था एग्जांपल, अभी बहुत सारे ऐसे, एक सिंगल अमेरिका के साथ नहीं था बट और भी अदर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ को लेकर के था कि किस तरह से वो हैं कि अपना जो होता है ना कि उनका एक हेजमनी बिल्ड करना पूरे, तो उसको लेकर के था यहाँ पे, अपना शो कर रहे थे। तो उसी एग्जांपल में यहाँ पे देखने को मिला कि जो H1B वीज़ा है फी, वो जो है यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा दिया गया था US एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। एंड देन इसका कैंपेन देखने को मिला बाय द जापान, ठीक है, सेंसिटो पार्टी, फ्रेमिंग इमिग्रेशन एज साइलेंट इन्वेजन, ठीक है। तो उनका ये कहना था जापान के पार्टी का, ये इस इमिग्रेशन पे जो जिस तरह से देखने को मिल रहा है ये साइलेंट इन्वेजन है, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी कंट्री को रोकते हो तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली कहीं इनको एक बैरियर शो कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से ये कहना था। देखो, ओपोजिशंस ऑफ इंडियन माइग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज अंडर द बैनर ऑफ मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये देखने को मिला। इसमें ये देखने को मिलता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ ग्रुप्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस नाम पे, मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया, कि जितने भी अदर कंट्री, केवल इंडिया को लेकर के नहीं था, और भी कंट्री हो गया एशिया के जो पीपल्स थे, ठीक है, वो यहाँ पे आकर के रहते थे। और इनको क्या लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियन के लिए जो जॉब है उनको ये कर रहे हैं, इनका जो कल्चर है उसको ब्रेक कर देंगे। तो उसी पे एक तरह से कैंपेन था कि प्रोटेक्ट ऑस्ट्रेलियन जॉब, ठीक है, इस तरह से कि जो कल्चर है यहाँ का इसको प्रोटेक्ट करो, ठीक है, फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसको कम करो। तो उसके लिए ये सब चल रहा था। तो केवल ऐसा नहीं बोलेंगे कि केवल एक ही कंट्री में था, ये ओवरऑल ये सारा न्यूज़ में था, राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर के, कि एंटी इमिग्रेशन को लेकर के काफ़ी ये चीज़ न्यूज़ में चल रहा था। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखो ऑस्ट्रेलिया का हो गया, इधर जापान अलग बोल रहा है, US जो है अपना H1B वीज़ा को बढ़ा दिया, फी जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस इज़ पॉपुलरली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ पॉपुलिज्म, ठीक है। तो इस कारण से आपको देखने को मिलता है जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन जो है ये एक तरह से बनाता है हॉस्टिलिटी टू इमिग्रेशन। तो यहाँ पे मीन्स वहाँ का जो लोग थे ये इनसिक्योर फील कर रहे थे ये बढ़ते पॉपुलिज्म के कारण, कि जो अगर कोई अदर पीपल्स, अदर कंट्री के पीपल्स यहाँ पे आएंगे तो हमारा इस तरह से थ्रेट क्रिएट करेंगे। और यही कारण था कि जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स यहाँ पे इस तरह से देखने को मिला कि जो न्यू इमिग्रेशन लॉ है, न्यू इमिग्रेशन जो कुछ फैसिलिटी हैं, ठीक है, प्रोवाइड जो किए जाते हैं उनको कम करो, ठीक है। लीगल माइग्रेशन रूट जो होता है एक तरह से कि मतलब आप लीगली आ सकते हो यहाँ पे, उसको बंद करो, ठीक है, या फिर बॉर्डर प्रोटेक्शन को और बढ़ाओ, ठीक है। तो इस तरह से जो नए नए अराइवल्स पे कुछ इंटाइटलमेंट दिए जाते हैं लोगों को उसको कम करो, जैसे वीज़ा फ्री हो गया, इस तरह से जो भी कुछ होते हैं फैसिलिटीज़ उसको कम करो, बेसिकली इसका कहना था। तो हमारा एग्ज़ाम पॉइंट से यही थोड़ा सा कंटेक्स्ट ध्यान रख लो, बाकी तो ये सब मेंस का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या कारण है, ये पूरा का पूरा मेंस का रीज़न है, अगर कुछ स्टेटमेंट में तो प्री में आ सकता है बट मेंस से है कि क्या कारण है राइजिंग एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं, इसको स्टेक होल्डर अप्रोच से आप लिख सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक कारण हो गया, सोशियो कल्चरल कारण हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सिक्योरिटी एंड मिस इन्फॉर्मेशन हो गया। इकोनॉमिक में अगर हम लोग बात करते हैं तो इमिग्रेशन जो है ऐसा लगता है कि अगर कोई आते हैं पीपल्स तो लोकल जॉब ले लेंगे, ठीक है, और जो वेजेज है उसको कम कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन आता है तो लो वेज पे भी यहाँ पे काम करेगा, ठीक है, तो लो वेज पे काम करेगा तो इन्फ्लुएंस कर देगा, और जो लोकल्स हैं वो थोड़ा अगर हाई डिमांड भी करेंगे तो लोकल्स को इग्नोर कर
कर दिया जाएगा कि जाओ तुम, मुझे चीप लेबर मिल जा रहे हैं, ठीक है, जो इमिग्रेट होकर के आए हैं। तो इसका यही फ़ायदा क्या, इसका ड्रॉबैक है, इस कारण से लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर बात करते हैं लो स्किल सेक्टर में, तो वहाँ पे तो और इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल का, तो माइग्रेशन इस तरह से देखा जाता है कि ये नेशनल आइडेंटिटी को थ्रेट कर रहा है। लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, ट्रेडिशन हो गया, करेगा ही करेगा। जैसे अगर बात करते हैं मॉरिशस चले जाओ या फिर हाँ मॉरिशस चले जाओ, तो कैसे वहाँ पे है कि काफ़ी इंडियंस देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि इंडियंस लीडर भी हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे बहुत पहले से ही जब ब्रिटिशर्स थे वो उनका जब वहाँ पे टेरिटरी रहा करता था, तो लोगों को ले जाते थे अपने प्लांटेशन पर्पज से एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरह से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ते गया, उनका बोल सकते हैं कि जो बेसिकली उनका फैमिली वहाँ पे रहने लगे और उनका हमेशा से एक लॉन्ग टर्म तक रहे। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ये सारा चीज़ चेंजेज होते समझ में आता है, ठीक है। देखो एंड ठीक है, ये सारा यूरोप में भी देखने को मिला, यूनाइटेड स्टेट में भी देखने को मिला, इंडिया में तो देखने को नहीं मिला, बिकॉज इंडिया से ही काफ़ी लोग इमिग्रेट करके जाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल में अगर बात करते हैं तो पॉपुलिस्ट एंड नेशनलिस्ट लीडर जो हैं वो पब्लिक फियर्स बेसिकली ये एक्सप्लॉइट होते दिखता है। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्राइम होगा, वेलफेयर स्ट्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि जो लोकल लीडर्स होते हैं ना, वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं एंड ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनका पॉलिटिकल सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो इस तरह से ये है। जैसे इटली के प्राइम मिनिस्टर जो मेलोनी थी, वो आर्ग्यू करती है कि कंट्री जो है एक माइग्रेंट इन्वेजन फेस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्लेम है। सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग होगा, टेररिज्म बढ़ेगा, ठीक है। और फियर, ऑपोजिशंस, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये सब बढ़ेंगे। जैसे 9/11 जो क्राइम देखने को मिला था, ठीक है, इमिग्रेशन लॉ इन बेसिकली उसके बाद जो है ना, पोस्ट 9/11 इसके बाद जो है ये यूएस लाया था। और 9/11 कैसे अटैक हुआ था, तो यही सी रूट से हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैल जाता है, जैसे जेनोफोबिया थ्रू फॉल्स नैरेटिव्स, लाइक टेकिंग जॉब, कि जॉब ले रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है, कुछ भी फैला दिया जा सकता है ना, मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है अनरेस्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। फेक न्यूज़ ऑन माइग्रेंट रिलेटेड क्राइम, कुछ भी किया जा सकता है इस सोशल मीडिया के दौर में। तो ये इसका इम्पैक्ट कॉज देखने को मिलता है। इम्पैक्ट क्या है इसका एंटी इमिग्रेशन का, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को जो भी है ना स्टेक होल्डर अप्रोच में, डेमोग्राफिक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, सोशल कल्चरल यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बेसिकली ये जो मल्टीकल्चरल एक्सचेंज है उसको कम होते देखने को मिलेगा, सोशल कोहेजन है उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है, इस तरह के, ठीक है। रिड्यूस इनोवेशंस, ठीक है, तो जो इनोवेशंस होना है उसको कम किया जा सकता है, रिसर्च कैपेसिटी को कम किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बता रहा है कि एज पर नेशनल फाउंडेशन फॉर द अमेरिकन पॉलिसी 55% कंट्रीज़ का जो है $1 बिलियन स्टार्टअप, वो एटलीस्ट वन इमिग्रेशन फाउंडर्स पे देखने को मिलता है, ठीक है, के पास है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या है ना कि काफ़ी जो बड़े बड़े लीडर्स या फिर बड़े बड़े जो कंपनी के सीईओ वगैरह हैं, तो पता ही होना चाहिए कि हमारे कंट्री से भी हैं, अपने कंट्री से, ठीक है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या मेजर्स लिए गए हैं इस इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो एनआरसी जो है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से लिए लाया गया। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ सिटीजन्स, जहाँ पे ये क्रिएट किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन असम 1951 में, ठीक है। और ये क्या है, इसका बनाने का मकसद था टू कम्बैट द इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन इन स्टेट। देन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, ये भी नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है। एंड इट कन्फर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टेन पावर्स टू प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पासपोर्ट और अदर लेवल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ताकि कि आपको कितना दिन यहाँ पे रहना है, कौन से जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पे मूव कर सकते हो कि नहीं, तो ये सारा चीज़ था। व्हाट शुड इंडिया रिस्पॉन्ड, इंडिया को क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड है लाइक, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करना चाहिए विथ होस्ट कंट्रीज लाइक यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है। तो बायलैटरल टॉक करना ज़रूरी है। और यही सब है। और क्योंकि इंडिया से बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट जाते हैं अब्रॉड पढ़ाई करना, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को लेकर के आप कर सकते हो, लॉ ला सकते हो। लिवरेजिंग डायस्पोरा डिप्लोमेसी, जिसमें कि प्रोएक्टिव डायस्पोरा आउटरीच होना चाहिए थ्रू एम्बेसीज और कल्चरल मिशंस टू काउंटर निगेटिव स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो इनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए।
और फिर डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेंथन करना होगा, लाइक अपना खुद का जो कंट्री में है कि जॉब क्रिएट करो, एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड करो, ठीक है। ये सारा चीज़ करना होगा ताकि जो इन फ्यूचर अगर ऐसा इश्यूज होते हैं तो उनसे डील किया जा सके, ताकि हम इनसिक्योर फील ना करें, राइट। तो जैसे इन रिगार्ड कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, ये सारा चीज़ जो है स्किल्ड यूथ, ठीक है। मतलब बेसिकली जो यूथ हैं उनको और स्किल्ड बनाने के लिए, और साथ ही साथ जो फॉरेन एम्प्लॉयमेंट का डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए ये सब कर सकते हो। तो ठीक है, यही है बेसिकली। बाकी आप क्या है इसमें जानना, ये बेसिकली मेंस पॉइंट से इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस स्ट्रेटजिक रेस्टिंग ऑफ द टाइज, ठीक है। तो रिसेंटली जो अफगानिस्तान के, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या था ना, कि जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं अफगानिस्तान का, ठीक है, ये आप अफगानिस्तान देख पाओगे, तो यहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर है इनको कहीं भी यूएन जो है ब्लॉक कर रखा था कि आप किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते हो, ठीक है, कोई भी ऐसा बायलैटरल डिस्कशन के लिए। लेकिन इंडिया के लिए एक्सेप्शन बना दिया गया कि नहीं आप जाओ। तो यहाँ पे क्या था कि अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स अराइव इन इंडिया दिल्ली टू इन न्यू दिल्ली टू होल्ड बायलैटरल डिस्कशन विद इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। तो ये चीज़ कारण था। दिस विजिट अलाउ अ स्पेशल ट्रेवल एग्जाम्पन्स ग्रांटेड टू अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कारण था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स ने इंडिया में आने के लिए इनको एक तरह से एग्जामेशन दिया है। इट इज़ ए फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल विजिट टू इंडिया, ठीक है, और सिंस तालिबान टू कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान इन 2021। तो देखो जैसे जो अमेरिका के जाने के बाद, अमेरिकन फोर्सेस को जाने के बाद जो तालिबान का कैप्चर हुआ था अफगानिस्तान पे, उसके बाद जो है ये कैप्चर कब हुआ था, अगस्त 2021 में। उसके बाद ये पहला ऐसे मिनिस्ट्रियल लेवल विजिट था इंडिया में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, इट मीन्स के 4 ईयर बाद। एंड देन इसका की आउटकम्स क्या था इस विजिट का। तो बेसिकली देखो क्या होता है ना, कोई भी कंट्री का एक दूसरे कंट्री में विजिट करना दो तीन ही मैटर पे होता है, दो तीन चार बोल सकते हैं। लाइक वो एक तो है कि एक बेटर कनेक्टिविटी बिल्ड करना, ठीक है, कुछ ऐसे कनेक्टिविटी डेवलपमेंट लाना, फिर डिप्लोमेटिक टाइज, कोई सबसे डिप्लोमेटिक टाइज तो सबसे पहले आएगा, उसको और बढ़ाना। फिर वी कैन से कि जो कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसको बिल्ड करना, कनेक्टिविटी को बनाना, और भी कुछ ऐसे सिक्योरिटी पर्पस से अगर है तो उसको लाना। तो यही दो चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इंडिया जो है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रिस्टोर करे, ठीक है। और जो एम्बेसीज हैं वहाँ का और ये इंडिया का, उनको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने की बातें किया गया। कनेक्टिविटी बिल्ड करना, इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर, और भी बहुत सारे ऐसे कनेक्टिविटी तो देखने ही को मिलता है इंडिया ने डेवलप किया है, ठीक है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे देखो बोथ साइड अप्रिसिएटेड इंडिया सपोर्ट फॉर द इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। तो इसको एक डैम था जिसको सालमा डैम है, ठीक है, हेरात में, उसको नाम दिया गया इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जो कि इंडिया के हेल्प से बनाया गया था, ठीक है। और यही है कि जो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बेसिकली बढ़ावा देने के लिए और वहाँ पे बिल्ड करने के लिए ये बात किया गया। वाई इंडिया इज शोइंग रिन्यूड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। तो क्यों इंडिया बेसिकली वहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ से देखो ये पता चल जाएगा। एक तो है कि सेफगार्डिंग स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, क्यों, क्योंकि काउंटर टेररिज्म आपको पता होना चाहिए, इंडिया का नेबर और अफगानिस्तान का नेबर जो कि एज अ सैंडविच किस तरह से क्रिएट करता है प्रॉब्लम खुद पे हमारे लिए भी, ठीक है। सो उस काउंटर टेररिज्म को लेकर के, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि एक ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लाइक इस तरह से है, ये समझो यहाँ पे ये हो गया अफगानिस्तान। ये जो बॉर्डर है ना बहुत फाइन बॉर्डर है, यहाँ पे जो इधर के इतनी सिटी वाले इधर रहते हैं, अफगानिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले। तो इसमें क्या होता है कि जो पाकिस्तान में भी अटैक करके वो खुद चले जाते हैं अफगानिस्तान साइड, एंड अफगानिस्तान साइड पे क्या होता है एक तरह से सेफ हेवन बन जाता है, ठीक है। और इसी कारण से होता है, या फिर अफगानिस्तान वाले इधर आकर के अटैक कर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और यही कारण होता है कि ये हमेशा से चलते आता है, और बॉर्डर भी एक बेटर नहीं है, और यहाँ से हमेशा से कंटिन्यू होते देखने को मिलता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए ये सब हमेशा से बातें होते रहता है। जैसे यहाँ पे देखो कि इंडिया फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज़ टू प्रिवेंट अफगानिस्तान फ्रॉम वंस अगेन बिकमिंग अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म थ्रेटनिंग टू इट्स सिक्योरिटी। कहने का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है
कि इंडिया नहीं चाहता है कि आप अब फिर से जो अफ़गानिस्तान है वो टेरर ग्राउंड बने, बल्कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, ठीक है? जैसे प्रेजेंस किसका वहाँ पे देखने को मिलता है, अलकायदा का, इस्लामिक स्टेट खुरासन, ठीक है, प्रोविंस का, आईएसकेपी जिसको बोलते हैं, लश्कर तैयबा का, ठीक है? तो इस तरह से जो है काफ़ी वहाँ पे ये सब सीरियस थ्रेट कॉज करते थे। तो अब इंडिया नहीं चाहता है, अब चाहता है कि इस चीज़ को कम किया जाए, ठीक है? सिक्योरिटी कमिटमेंट फ्रॉम काबुल, ठीक है? तो अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि अफगानिस्तान टेरिटरी जो है ना, अब ये एक तरह से विल नॉट यूज फॉर द एक्टिविटीज़ हॉस्टाइल टू इंडिया। मतलब यही जो मैंने अभी बताया कि किस तरह से सेफ हेवन मिल जाता था बेसिकली पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप थे, इंडिया पर अटैक करते एंड देन वो चीज़ इनको प्रोवाइड किया जाता था। तो ये कहना का मतलब ये है अफगान का कि अब ऐसा नहीं किया जाएगा, बेसिकली इस पे हम लोग एक्शन लेंगे। जियो पोलिटिकल बैलेंस एंड अराइवल मैनेजमेंट, ठीक है? तो लिमिटिंग पाकिस्तान इन्फ्लुएंस, ऑब्वियस बात है। इंडिया का एम है कि जो पाकिस्तान का को काउंटर करना, ठीक है? जिस तरह से इनका पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो देखने को मिलता है टाइज़, उसको कम करना एंड देन वही है। बाकी अपना अपना एक तरह से फ्रेंडशिप बिल्ड करना। चेकिंग चाइनाज़ स्ट्रेटजिक एक्सपेंशन, ठीक है? तो इंडिया इंडिया देखो क्या है कि एक तरह से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू किस तरह से पाकिस्तान के थ्रू चाइना ने अपना बनाया है, ठीक है? तो उसको काउंटर करने के लिए जो है अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बिल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? तो इस कारण से जो है यहाँ पे ये बात किया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है? ताकि वहाँ पे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बनाओ, ठीक है? तो इस तरह से आपको फ़ायदा हो सकता है। प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट, जैसे इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड $3 बिलियन इन मोर देन 500 प्रोजेक्ट, ठीक है? तो समझ सकते हो कि कितने प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ पे, जिससे कि बहुत सारे ऐसे अफगानिस्तान के प्रोविंस में लाइक पावर को कवर करना, वाटर, रोड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर कैपेसिटी बिल्डिंग। नव अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल एंड रीजनल पर्सपेक्टिव क्या है। तो मॉस्को फॉर्मेट यूनिटी, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 7th मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान। तो ये हुआ था अफगानिस्तान में, जिसमें कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एंड इसके साथ में चाइना भी था, ईरान, पाकिस्तान, समझ सकते हो सभी था, एंड रसिया तो था ही। तो ठीक है, इंडिया रिट्रेटेड दैट सिक्योर पीसफुल एंड स्टेबल अफगानिस्तान इन वाइटल फॉर इट्स पीपल, रीजनल रिजिलियंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। तो इंडिया का ये स्टेप था कि सब चीज़ अच्छा हो, अफगानिस्तान में पीस है, सिक्योरिटी बिल्ड हो। रसियाज रिकग्निशन क्या था कि रसिया हैज़ फॉर्मली रिकग्नाइज इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो ये समझ सकते हो, पूछा जा सकता है कि किसने रिकग्नाइज किया, तो रसिया ने किया है इस्लामिक इमिग्रेट्स ऑफ अफगानिस्तान, जो कि इफेक्टिवली लेजिटिमेट करता है तालिबान गवर्नेंस को। बेसिकली जो तालिबान में आया, पहले क्या करता था ना, इंडिया जो है बहुत पहले का अगर बात करें तो इंडिया इसको रिकग्नाइज ही नहीं करता था तालिबान को, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे ये देखने को मिला कि यार अब अगर टाइज नहीं बिल्ड करेंगे तो खुद का ही प्रॉब्लम है, ठीक है? और जब जैसे ही अमेरिका गया 2021 में, अमेरिकन फोर्सेस, तो उसके बाद जो है ना इंडिया भी एक थोड़ा सा इन्हीं के साथ में करने लगा, टाइज बिल्ड करने लगा, ठीक है? ओके, यूएस स्ट्रेटजिक पोस्टर्स का बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ने साइन किया है रिन्यूड इंटरेस्ट इन बगराम एयरबेस, ठीक है? एंड सजेस्टिंग अ पॉसिबल री एंट्री इनटू अफगानिस्तान से स्ट्रेटजिक स्फीयर। तो आप समझ सकते हो, जब जहाँ पे अगर पीस होने लगता है, लिटरली मज़ा आता है ये सारे चीज़ सुन करके, जब यूएस का बात आता है तो जब पीस होने लगता है तो फिर से वो एंट्री करने लगता है यूएस। तो यही चीज़ बोल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ने साइन किया है रिन्यूड इंटरेस्ट इन बगराम एयरबेस, और ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि फिर से अफगानिस्तान में वो आएंगे, ठीक है? चलो ठीक है, पीस लेकर के आया तो अच्छा है। चाइना स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव, चाइना हैज़ प्रमोटेड ट्राईलेटरल कोऑपरेशन एमोंग एमोंग चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो जब जहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ते दिखता है तो चाइना ही जाता है काउंटर करने के लिए। तो उन्होंने अपना एक अलग ही टाइज बना लिया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना के साथ, ठीक है? तो बेल्ट एंड इस बीआरआई के अंदर। और देखो एक चीज़ यहाँ पे ये है ना कि अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेगा मिनरल्स हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं जो कि ये चाहता है चाइना कि यहाँ पे आ जाए, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इसको अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है हमेशा से चाइना, ठीक है? और यही कारण रहा है कि आज तक से कोई भी जो है ना, कोई भी फॉरेन कंट्रीज जो हैं ये अफ़गानिस्तान पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक अपना जो है रिजिम बिल्ड नहीं कर पाए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। और ये और इसका एम क्या है चाइना का, तो एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी के थ्रू इस चीज़ को लिंक करना है, ठीक है?
चैलेंजेस क्या हैं इसमें इंडिया के लिए, तो एक कम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप बन करके आ रहा है, ऑब्वियस बात है। जैसे कि लैक ऑफ फॉर्मल रिकॉग्निशन। तो इंडिया क्या करता था कि वही तो मैंने बताया ना कि इंडिया रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था, ठीक है। नॉट फॉर्मल अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है इस तालिबान गवर्नमेंट को। और इसी कारण से है कि इनका जो डिप्लोमेटिक स्कोप है वो हमेशा से ये कम होते आया आया है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे कोलेब्रेशन करते हैं, वो चीज़ हो नहीं पाता है इनके बीच में। डिप्लोमेटिक डायलेमा तो हमेशा से रहा ही है, लाइक इंडिया रिस्क लूजिंग इट्स मोरल क्रेडिबिलिटी। जैसे क्या है कि हमेशा से क्या बोलता है कि टॉक्स एंड टेरर वी कांट गो टुगेदर, बेसिकली टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ठीक है, इंडिया का कहना होता है। और ये क्या है, एक तरह से टेरर ग्रुप ही थे तालिबान सो कॉल्ड, अगर ऐसे लेवल पे देखा जाए तो यही कहना है कि अगर फिर से अगर सपोर्ट करता है तो एक मोरल क्रेडिबिलिटी का बात आता है, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली एक ऑपरेसिव रिजीम है जो कि यहाँ पे जो कि बेसिकली काउंटर करने के लिए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया इसका हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक मोरल परसेप्शन बिल्ड हो सकता है, क्योंकि जो ये तालिबानी थे, ठीक है, वो काफ़ी ऑपरेस किए थे अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो इस कारण से उनको ये ऐसा समझा जाता है। बैलेंसिंग स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट विद ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। इंडिया का सेकुलर डेमोक्रेसी कॉन्ट्रास्ट है विद द तालिबान्स theocratic rules which restriction on women and religious freedoms raises concern about human rights। आपको पता होना चाहिए कि हिजाब ना पहनो, स्कूल नहीं जाना है, इस तरह के काफ़ी वहाँ पे देखने को मिलता है अफ़गानिस्तान में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए ये चीज़ बात किया जा रहा है। और अगर आप इस चीज़ पे एंट्री लोगे इनके कल्चरल में, तो अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न बन करके आता है, ठीक है। ओके, तो देखो इंडिया रिन्यूड इंगेजमेंट इन द तालिबान्स, जो कि रिफ्लेक्ट करता है प्रैग्मेटिक शिफ्ट, ठीक है, जो कि प्रायोरिटाइज कर रहा है बेसिकली स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट ओवर दी अर्लियर आइडियोलॉजिकल रिजर्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या था कि इंडिया रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था कि नहीं मैं कुछ नहीं मानूंगा, मैं कुछ ये सब सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है, इस तालिबान ग्रुप को। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा दो चीज़ इसको समझ में आ रहा है इंडिया को कि अब चलो ठीक है जो भी है, बट हमको थोड़ा सा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट यहाँ पे शो करना चाहिए। एंड ये जो प्रैग्मेटिक शिफ्ट यहाँ पे देखने को इस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इट अंडरस्कोर दैट इंगेजिंग विद द डिफिकल्ट पार्टनर्स इट डज नॉट सिग्निफाई एंडोर्समेंट एंड रिफ्लेक्ट प्रैग्मेटिक चॉइसेस ऑफ द डायलॉग, ठीक है, ओवर डिसंगेजमेंट। अब चलो ठीक है, इंडिया रशिया रिलेशनशिप हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कारण रहा था। तो 25th एनिवर्सरी देखने को मिला ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बिटवीन रशिया एंड इंडिया। तो इसे कांसी न्यूज़ में था। ये जो है ना डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बेसिकली साइन किया गया था इन ईयर 2000, ठीक है। और इसके बाद से 22 ऐसे एनुअल समिट हुए जो कि रेगुलर लीडर लेवल मीटिंग रहा, मीटिंग डायलॉग्स मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स देखने को मिला एंड वर्किंग ग्रुप अक्रॉस सेक्टर्स थे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था बेसिकली हमेशा से ऐसे होता आया है। एंड ये जानना है कि कब था, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट से है कि ये बहुत पहले इसका बिल्ड किया गया था। एंड देन इसमें कुछ ऐसे कोर पिलर्स हैं इंडिया रशिया पार्टनरशिप को लेकर के, जैसे कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस। तो एनुअल समिट होते आया है, ठीक है। और बियॉन्ड समिट का अगर हम बात करते हैं तो दो नेशन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्लोजली थ्रू मिनिस्ट्रियल एक्सचेंज 2+2 डायलॉग, जैसे कि कुछ अलग अलग फोरम्स हैं जिसमें कि यूएन हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, SC हो गया। कहने का मतलब कि इन सारे चीज़ों में तो इंडिया रशिया के साथ टॉक कर ही रहा है, बट एक स्पेशल इनका दोनों के बीच में अपना टॉक होता है जो कि 2000 में बिल्ड किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। रसिया ऑल्सो बैक इंडियाज बिड फॉर अ परमानेंट सीट। तो हाँ ऑब्वियस बात है, हर कोई जानता है कि इसको लेकर के इंडिया को सपोर्ट करता है, ठीक है, कि यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में मिल जाए इनको। लेकिन जो चाइना अपोज करता है, देखो टाइमलाइन अगर बात करते हैं इंडिया रसिया रिलेशनशिप का, तो ये अभी से नहीं बहुत पहले से है। ये हमारा बेसिकली यूएसएसआर था तब से है, फिर बाकी तो ब्रेक हो गया। तो देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1947 से देखने को मिला। 75 में क्या था कि इंडिया ने इंडिया का जो पहला फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा था, वो सोवियत यूनियन के व्हीकल्स जो कि नाम है सोयूज़, इसके थ्रू लॉन्च किया गया था 1975 में। 1988 में जो है कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट किया गया, ठीक है। तो कुंडकुलम आपको आई थिंक तमिलनाडु में देखने को मिलेगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो है 1988 में बिल्ड किया गया विद द हेल्प ऑफ रसिया। 1993 में जो है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन लाया गया। 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड 2021 में फर्स्ट इंडिया रसिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग देखने को मिला, ठीक है। ओके,
नाउ सी डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इंडिया रसिया जो है इंडिया का टॉप मिलिट्री सप्लायर है, ठीक है। 36% ऑफ द टोटल्स डिफेंस इंपोर्ट किया है सिपरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 से 24 तक, ठीक है। जिसमें कि S-400 तो यू नो वेरी वेल, और मिग 29K नवल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। डिफेंस टाइज का अगर बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म से ये काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। एक जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के बेस पे इनका यहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं आया, ठीक है। जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हो गया, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्कवा रिवर के नाम पे ये रखा गया था, कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा इंदिरा एंड अयुया इंदिरा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है कंडक्ट किए जाते हैं इनके दोनों के कंट्री के बीच में। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया का, और ये सप्लाई करता है डिस्काउंटेड प्राइस पे, ठीक है। तो समझ सकते हो कितना बेस्ट फ्रेंड है। और सम ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि रसिया में इन्वेस्ट करते हैं। ये क्या है, RFE, रसिया फार ईस्ट इंक्लूडिंग ONGC, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। तो जो ONGC है वहाँ पे इनका प्रोजेक्ट है रसिया में। प्रमोट प्रमोट करता है न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट को, लाइक कुंडकुलम जो अभी हम लोग देखा तमिलनाडु में। और अगर हम लोग बात करते हैं किस लिए इंपॉर्टेंट है इन दोनों के रिलेशंस, तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक में को लेकर के, जैसे कि बायलैटरल ट्रेड देखने को मिलता है इन दोनों कंट्री के बीच में, जो कि $68.7 बिलियन यहाँ पे 2025 तक देखने को मिला, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 दे हैव सेट अ टारगेट टू टेक बायलैटरल ट्रेड टू 100 बिलियंस बाय 2030। तो ये एक टारगेट सेट किया गया, जो कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट क्या क्या किया जाता है, लाइक फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ऑर्गेनिक्स, इनऑर्गेनिक्स, केमिकल्स एंड आयरन स्टील एक्सेट्रा। 90% ट्रेड जो है ना इंडिया रसिया के बीच में वो कंडक्ट किया जाता है लोकल करेंसीज में, तो समझ सकते हो रूबल एंड रुपीज़ में। एंड यहाँ पे डॉलर का यूज नहीं किया जाता, यही कारण है कि काफ़ी गुस्साया रहता है ट्रम्प, ठीक है। और बोलता है कि तुम कम करो। तो आप समझ सकते हो इसका किस तरह से है। कनेक्टिविटी का बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कनेक्टिविटी हैं जिसमें कि इंडिया रसिया का पार्टिसिपेशन है, जैसे INST, ठीक है। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, जो कि इधर इंडिया से होते हुए और ये यूरोप तक, यूरेशिया तक जा रहा है, ठीक है। एंड देन नॉर्थ सी रूट हो गया, और साथ ही साथ ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। देन क्या है कि ये टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को इन्हांस करता है, लाइक इन स्पेस सेक्टर्स, ठीक है। तो गगनयान और बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ना कि क्रू स्पेस मिशंस, उसमें हेल्प करता है। कल्चरल एंड पीस टू पीस टाइज, तो ये पीपल टू पीपल टाइज जो होता है ये बेसिकली देखने को मिल जाता है थ्रू इंडियन सिनेमा, ठीक है। बहुत सारे ऑडियंस और बहुत सारे ऐसे सीरियल्स जो होते हैं अलग अलग कंट्री में भी देखने को मिलते हैं, लाइक एक था कभी सास भी बहू थी, ठीक है, ऐसा कुछ करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये अफ़गानिस्तान में काफ़ी फेमस था, ठीक है। और इसका अगर एक इंटरेस्टिंग बात ये था कि जब ये सीरियल होता था उसी टाइम पे जो वहाँ पे अजान जो बोला जाता है वो होता था, ठीक है। तो उस कारण से क्या था कि वो रिक्वेस्ट किए कि आप इसको थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट पहले शिफ्ट कर दो या पहले बाद में करो, ठीक है। तो समझ सकते हो कि कितना लाइकिंग था इस सिनेमा का इन अफ़गानिस्तान में, ठीक है। अब देखो कुछ चैलेंजेस हैं इन इंडिया रसिया रिलेशंस, लाइक ट्रेड इम्बैलेंस, और अभी किस तरह से जो टैरिफ लगाया जा रहा है इंडिया पे, ठीक है, USA के थ्रू। तो इस कारण से भी कुछ कुछ ये सब इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, लाइक ट्रेड बैलेंस फेवर रशिया। इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम रसिया अबाउट इतना बिलियंस डॉलर, ठीक है, देख लेना। एंड ये कारण क्या है ना कि अब थोड़ा सा कम होते देखने को मिला है। रसिया सरप्लस प्रॉब्लम्स, ट्रेड इम्बैलेंस हैज जनरेटेड फाइनेंशियल चैलेंजेस एज बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज हैव बीन अक्यूमुलेटेड इन SRVs इन इंडियन बैंक। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। रसिया फॉरेन मिनिस्टर आइडेंटिफाई दिस सरप्लस एज अ प्रॉब्लम, नथिंग रसियाज इन एबिलिटी टू यूज दिस फंड। तो समझ सकते हो। और डिक्लाइनिंग डिफेंस इंपोर्ट हो गया, फिर जियो पोलिटिकल प्रायोरिटीज़, ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सैंक्शंस बाय USA, तो ये तो है ही मेन रीज़न, ठीक है। जैसे एक काटसा जो होता है, तो नो मेजर मिलिट्री डील विद द रसिया हैव बीन कंडक्टेड सिंस द S-400 डील्स टू अवॉइड USA सैंक्शंस। तो काटसा के अंदर जो 2017 में USA ने सैंक्शन लगाया था, उसके बाद से जो डिफेंस डील है वो अभी तक नहीं हो पाया है।
काटसा क्या करता है, तो ये अलाउ करता है इम्पोजिशंस ऑफ सैंक्शंस ऑन कंट्रीज डीलिंग विद द थ्री नेशंस, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। कहने का मतलब ये है, जिससे यूएसए का प्रॉब्लम है, अगर उस कंट्री से कोई भी अगर कंट्री अदर कंट्री बाई करता है तो उस पर ये इम्पोज होता है काटसा, ठीक है। हाउ इंडिया इज़ बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद द रसिया एंड यूएसए, तो रसिया के साथ कैसे ये बैलेंस करा, तो इंडिया समटाइम्स फाइंड इट सेल्फ कॉट बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द यूएस एंड रसिया, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है, यूएस से भी एक बेटर रिलेशंस बना करके रखना है, रसिया से भी, दोनों के बीच कैसे मेंटेन करें एक प्रॉब्लम है। यूएस रिसेंटली इम्पोज टैरिफ ऑन इंडिया फॉर परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रसिया, और इट एक्यूजेस इंडिया फॉर फाइनेंसिंग रसियाज वॉर इन यूक्रेन। इंडिया अप्रोच इन डीलिंग विद दी सच सिचुएशंस, तो क्या इंडिया का अप्रोच रहा है, तो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को फॉलो कर रहा है। लाइक इंडिया फॉलो अ फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, जो कि बैलेंस कर रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। और अप्रोच जो है ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और रियलिस्टिक पॉलिसी पे बेस्ड है, ये बोला जाता है। इसके जो भी ऐसे टैरिफ एंड इम्पोजिशन लगते हैं, उस पर बोला जाता है कि मेरा जो पॉपुलेशन है, इंडिया बोलता है मेरा पॉपुलेशन वास्ट है, इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और भी सारे जो है एक स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट के लिए मुझे रसिया से डील करना ज़रूरी है, ठीक है। और इस कारण से ये सारी चीज़ थोड़ा सा इसके थ्रू रखा जाता है। देन यही है, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे रसिया के साथ डील होता है, जैसे इस तरह से। ओके, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि म्यूचुअल ट्रस्ट को इन्हांस करना है, डायरेक्ट टू डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेड को डाइवर्सिफाई करो, इंडो रसिया ट्रेड, ये जैसे ऑयल के बियॉन्ड भी जाना चाहिए, ठीक है। तो आईटी में इन्वेस्ट करना है, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों में प्रमोट करना है, जॉइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे ब्रह्मोस दोनों के बीच में था, AK-203 राइफल्स, इस तरह से। FTA जो है ना उसको फाइनलाइज करने की ज़रूरत है विद द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। रशिया कैन हेल्प इंडिया इन डेवलपिंग SMRS, ठीक है। देखते हैं अब थोड़ा सा गाज़ा पीस समिट के बारे में। तो गाज़ा पीस समिट जो है अभी यूएस एंड इजिप्ट को उन्होंने को होस्ट किया गाज़ा पीस समिट को, ये शर्म शेख इजिप्ट में, ठीक है। तो इस कारण से न्यूज़ में था। इस समिट में ये देखने को मिला कि 4 सीज फायर मीडिएटर्स थे, ठीक है। एक तो यूएस, इजिप्ट, कतर, टर्की, जिन्होंने साइन किया डिक्लेरेशन टू इनॉग्रेशन द US 20 पॉइंट पीस प्लान, ठीक है। और इसको बोला जाता है ट्रम्प डिक्लेरेशन फॉर इंड्यूरिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो ये भी इसका नाम है। देखो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है। पीस प्लान डिक्लेयर दैट, इसमें क्या होता है कि फ्यूचर डिस्प्यूट विल बी रिजोल्व बाय अ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड नेगोशिएशन, ओके। प्लान कॉल फॉर हमास डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनली सुपरवाइज रिकन्स्ट्रक्शन टू गाज़ा। तो यही बोल रहा है कि अब जो हमास है, हमास पे अटैक होता है, हमास भी अटैक करता है, तो इनका जो आर्म है, जो कि बहुत सारे ऐसे कंट्री जो सप्लाई करते हैं, जैसे बोला जाता है कि ईरान करता है, तो उसको कम करने का ज़रूरत है, ठीक है। और फिर से गाज़ा को एक बेटर प्लेस देने का ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म ट्रम्प्स 20 पॉइंट प्लान जो है ना, ये इसमें ऐसा कोई भी स्टिपुलेट करता है कि नो पैलेस्टीनियन विल बी मिलिटरली फोर्स टू लीव गाज़ा। तो कोई भी ऐसा वहाँ का जो पैलेस्टीनियन है, इसको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप इस गाज़ा को छोड़ो, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंटली बात करते हैं 20 पॉइंट प्लान का, तो फॉर गाज़ा डज नॉट गारंटी टू स्टेट सोल्यूशन। तो ये भी ये ध्यान रख लेना है, ऐसे यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या ये जो पीस टॉक हुआ इसमें टू स्टेट नेशन का बात किया, तो नहीं, ओके। इंडिया का मिनिस्टर जो है ना ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने अटेंड किया इस समिट को एंड अप्रिशिएट किया एफर्ट को टुवर्ड लास्टिंग पीस इन द रीजन, ओके। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो रीजनल प्रोस्पेरिटी बनेगा, ठीक है। और जो अब्राहम अकॉर्ड है, इसका एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो बॉर्डर पीस है उसको अनलॉक करेगा कि चलो ठीक है, अब बेसिकली जो ब्रॉडर पीस एंड प्रोस्पेरिटी है, इस चीज़ को बिल्ड करेगा यहाँ पे, ओके। एंड अब्राहम अकॉर्ड जो था ना, ये यूएस का ही एक फीचर था, ठीक है। यूएस मिडिल ईस्टर्न डिप्लोमेसी, जिसमें कि पीस एग्रीमेंट लाया गया था बिटवीन इजराइल एंड यूएई, बहरेन एंड मोरक्को। देखो ये आई थिंक पूछा गया है, तो इसमें ये पूछता है कि कौन सा कंट्री इसमें था, तो और नहीं था, ऐसे करता है। तो ये है कि इजराइल, यूएई, बहरेन एंड मोरक्को था, ठीक है।
स्ट्रेटजिक लोकेशन का बात करते हैं तो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ रिच ऑयल गैस रिसोर्स स्ट्रेटजिकली, जो कि जंक्चर पे है क्रिटिकल ग्लोबल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि रेड सी हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, स्वेज कैनल हो गया। कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स में ये भी इसका रोल प्ले करता है, लाइक ग्रेट पावर कंपटीशंस जो कि रीजनल फ्रेगमेंटेशन को लीड कर सकता है, एंड बेसिकली इन एब्सेंस ऑफ पीस, ठीक है। तो रसिया इज शोइंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाइल चाइना हैज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड जो है एक तरह से यहाँ पे काफ़ी इन्हांस होगा। ओके, एंड इम्पोर्टेंट क्या है किस लिए, तो ये है फॉर इंडिया। अगर बात करते हैं तो एनर्जी रेमिटेंसेस के लिए है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे होते हैं ना इंडियंस, तो वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भेजते हैं। जैसे इंडिया इम्पोर्ट नियरली 70% ऑफ इट्स एनुअल ऑयल फ्रॉम दिस रीजन, एंड इसका जो इम्पोर्टेंस है ये इस कारण से बढ़ते देखने को मिलता है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, I2U2 है, तो इस तरह से इनके बीच में टाइज है। ओके, देखो इसका अगर टाइमलाइन का बात करते हैं कि माइलस्टोन इन इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे देखो एक है बेल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें कि ये यूके ब्रिटिशर्स के टाइम का था। तो ब्रिटेन टुक कंट्रोल ओवर द पैलेस्टीन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, एंड ये यहाँ पे जीविस को काफ़ी सप्रेस करते हैं, ठीक है। जब ये देखो, जब आप स्टैटिक पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो जाता है कि किस तरह से बेल्फोर डिक्लेरेशन आया था। उसके बाद क्या था, ये हुआ था 1917 में। 47 में ये देखने को मिलता है कि यूएन पार्टीशन प्लान आता है, जो कि डिवाइड करता है पैलेस्टीन इनटू सेपरेट जीविस एंड अरब स्टेट्स, ठीक है, जिसमें कि जेरूसलम अंडर द इंटरनेशनल कंट्रोल आ जाता है। और यहाँ पे ये बेल्फोर डिक्लेरेशन में देखने को काफ़ी सप्रेस करते हैं, ठीक है। और जो जो वहाँ पे लोग रहते थे, मतलब इसका इम्पैक्ट यूके में देखने को मिला कि यूके में जो जैसे जीविस रहते थे, ठीक है, तो उनको काफ़ी सप्रेस किया गया, काफ़ी एक तरह से ब्रूटलिटी किया गया, इन पे शो किया गया। उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे स्टे करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद भी इनको फिर इस तरह से स्टोरी है इसका, काफ़ी इंटरेस्टिंग। आप इसको पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। इट मीन्स अब देखो यहाँ पे 1967 में देखने को मिलता है कि 6 डे वॉर होता है, ठीक है। इसमें इसराइल ग्रुप ऑक्यूपाई, इसराइल जो होता है काफ़ी ऐसे एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लेता है, यहाँ तक कि इजिप्ट के भी एरिया को, लाइक वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, और ईस्ट जेरूसलम, सिनाई पेनिनसुला, यही जो इजिप्ट वाला है। बाद में फिर इसको वापस कर देता है वैसे, फिर गोलन हाइट को भी। 1993 में क्या होता है कि ओस्लो अकॉर्ड देखने को मिलता है, जिसमें कि ये ग्रांट करता है लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस टू पैलेस्टीनियन इन पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा। 2006 में ये देखने को मिलता है कि हमास जो है पैलेस्टीन को विन कर लेता है, और पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में जीतते आते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर टेंशन्स देखने को मिलता है फतह एंड हमास के बीच में। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड देखने को मिलता है, जो कि इस रिलेशंस को बेसिकली नॉर्मलाइज करता है इजराइल एंड अरब स्टेट के बीच में। तो इस तरह से था। इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, ठीक है, पैलेस्टीनियन इशू पे, तो काफ़ी बार ये जो है ना एब्सटेन करता है। 1947 से 91 के बीच में देखें तो ये टू नेशन स्टेट को सपोर्ट करता है, जो कि बेसिकली यही है। बाकी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, so friend, I think there is some issues, and I will complete in the later videos. So battery saver, okay, and there is electricity issue, so thank you। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ओके।